इसी वजह से पिछले 800 दिनों में चौथी दफा इन्होंने ईरान पे हमला किया। ना सिर्फ नेतन्याहू को अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आ रहा है, उनको अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। And what about India? इंडिया ने अपने आप को India is also a spoiler. इंडिया इज ऑल्सो स्पॉइलर, लेकिन उस स्पॉइलर की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के साथ इस तरीके से एसोसिएट किया है कि पाकिस्तान का सक्सेस उनका डिक्लाइन है, पाकिस्तान का डिक्लाइन उनका सक्सेस। ईरान की कुछ शराइत हैं, यूएस की कुछ शराइत हैं, इसको दरमियान में ब्रिज करना एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। दो पार्टीज है ना, अमेरिका और ईरान। अमेरिका को भी आप पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए, ईरान को भी आप पे 100% ट्रस्ट, और ये एक तरह की इम्पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से पाकिस्तान को यूनिक कहा गया, पाकिस्तान की लीडरशिप को यूनिक कहा गया। ही इज द ओनली मैन ऑन द प्लेनेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात कर रहे हैं और सारा कुछ, एंड और ईरान के अंदर भी ही इज रिसीव्ड एज अ ब्रदर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ये आती है कि ये जब वहाँ पे गए और वहाँ पे रहे, जब से मुलाकातें हुई, तो क्या कोई डील थी जो फाइनलाइज हो रही थी? क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस थी क्या, या इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना था, या कुछ बताना था इनको, या कोई चीज़ लॉक करनी थी? क्योंकि उस वक्त तक ट्रम्प साहब भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। वो ट्वीट्स तो उनका एक हॉबी है, वो करते रहते हैं। वो कभी पॉप को छेड़ देते हैं, कभी किसी को छेड़ देते हैं, लेकिन जो मेन इस टॉपिक पे जो बात की वो उन्होंने काफ़ी आखिर में जाके बात। देखिए, लार्जर जो फ्रेमवर्क अचीव करना है उसकी बात है कि ग्लोबल जो रीजनल पीस है उसके लिए ईरान की कुछ शराइत हैं, यूएस की कुछ शराइत हैं, इसको दरमियान में ब्रिज करना है एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। अमेरिका को दो पार्टीज है ना, अमेरिका और ईरान। अमेरिका को भी आप पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए, ईरान को भी आप पे 100% ट्रस्ट, और ये एक तरह की इम्पॉसिबिलिटी है। आप अब से पहले जब जो ये जब जंग नहीं शुरू हुई थी ना, उससे पहले इट वाज एन इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान को यूनिक कहा गया, पाकिस्तान की लीडरशिप को यूनिक कहा गया। वाज लिसनिंग टू दिस वेस्टर्न एनालिस्ट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो CDF हैं, ही इज द ओनली मैन ऑन द प्लेनेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात कर रहे हैं और सारा कुछ, एंड और ईरान के अंदर भी ही इज रिसीव्ड एज अ ब्रदर। सो ये दिस इज मास्टर क्लास डिप्लोमेसी, ही इज द ओनली पर्सन इन द प्लेनेट। ट्रू, बिल्कुल ऐसी है। सो वो उस जो गैप है उसको ब्रिज करना मकसद है। उसमें बहुत सारे कॉन्टूर्स हैं, टेलीविजन पे बातें चल रही हैं यूरेनियम की, फोर्सेस की, कॉम्पनसेशन की, सैंक्शंस की, तो वो मल्टीपल बातें हैं। अब जो उसके सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स है, पॉइंटर्स जो हैं जिसके ऊपर क्या बात चल रही है, उनके ऊपर एग्रीमेंट की कामयाबी ये है, कामयाबी ये शो, मतलब कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये शो करेंगे कि वो कामयाब हो रही हैं, कि उनके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि आप जो है आपके जो टॉक्स हैं या नेगोशिएशंस हैं उनमें सक्सेस की रेशो कम है। अगर बिल्कुल सीक्रेटिव हैं स्पॉयलर्स की, उसमें अगर जितने ज्यादा स्पॉयलर्स हैं आपके, जितनी कम इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है वो डायलॉग हो रहा है और इन टॉक्स के अंदर सिंस द वेरी बिगिनिंग। और दूसरी बात ये कि आमतौर के ऊपर जितनी भी निगोशिएशंस और मीडिएशंस होती है ना, उसमें सीरियसनेस का सिर्फ एक पैमाना है कि आप बातें बाहर नहीं कर रहे, मीडिया लेस इन्वॉल्व्ड है। सो अभी भी आप यही देख रहे हैं कि जो मीडिया है ईरान में या इवन पाकिस्तान के अंदर, हमारे तो सहाफ़ियों ने बड़ा गिला भी किया गया है जो मीडिया, सो उसका ये कामयाबी की निशानी है कि जितना कम उसको मीडिया में फैलाया जा रहा है। प्रोग्राम के हवाले से आपके बैठे हुए मैं बात कर लूँ कि ये जो है, ये जो बात हो रही थी कि जिन्होंने सिर्फ मौसम पकौड़ों की बात की, इंटरनेट की बात की, बाथरूम्स की बात की यहाँ बैठ के, लेकिन वो एक सोचे समझे तरीके से था कि भाई इतना ज़्यादा कुछ मीडिया को अभी नहीं बताना है, और जितना जितना कुछ बताया जाएगा वही होगा। क्योंकि पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में, तो इंडिया में भी हर जगह पे स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और इंडियन मीडिया तो हमसे ज़्यादा बेताब था। हम तो फिर कोई सब्सटेंस था उनके पास, तो बिल्कुल कुछ नहीं था। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। जेडी वेंस ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, उसने कहा आई डोंट वांट टू नेगोशिएट इन फ्रंट ऑफ मीडिया। वेरी ट्रू, ठीक है, तो हम अगर ये चाहें कि एक कैमरा अंदर हो और वो सारी बातें कर रहे, तो कामयाब नहीं हो सकती ना, इन्फो नहीं है, वो चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा अहमद भाई, अभी ये तो अच्छी सारी बातें हो गई, लेकिन कुछ बातें थोड़ी सी ज़्यादा टेंस हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि जो ये सब कुछ हो रहा है, इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि
इसराइल कितनी शरारत कर सकता है और इंडिया कितना एक बैड कॉप प्ले कर सकता है इस मौके पे, तो वो चीज़ें दोनों हम उनको माइनस नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि वो कहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं, कहाँ पे पंगा कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट सारा जो है इसराइल से हुआ था। ये कैसे हो सकता है कि अब इसराइल बिल्कुल बिल्कुल रूल आउट हो जाए, बेईमानी हो जाए? अच्छा देखें, यहाँ पे जो हमारी पहले बात अभी चल रही थी सारी इसराइल के या ऊपर, मैं इसमें थोड़ा सा आई वांट टू बिल्ड लिटिल कॉन्टेक्स्ट फॉर योर ऑडियंस टू प्लीज डू। अंडरस्टैंड कि 1895 में थियोडोर हर्जल ने जब ये ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी थी, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसको प्रोटोकॉल्स के नाम से हम जानते हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर द प्रोटोकॉल ऑफ द लर्न्ड एल्डर्स ऑफ ज़ियोन, बहुत सारी जगहों पे आपको उसकी कॉपीज मिलती हैं, लेकिन कुछ उनके प्रोटोकॉल्स जो उसमें लिखे हुए थे या जो आप दीगर सोर्सेज से, हेनरी फोर्ड ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, द इंटरनेशनल ज्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाली जो किताब सारी ली, तो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर काम किया। बिल्कुल। परसेप्शन कंट्रोल इनका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, परसेप्शन को कंट्रोल करना। इकबाल ने एक शेर है, बड़ा खूबसूरत और कीमती शेर है कि थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बिल्कुल। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। इकबाल का हाथ मुसलमानों की नब्ज़ पे था। इकबाल को हकीमुल उम्मत इसी वजह से कहते हैं ना, बिकॉज ही न्यू द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू क्योर समथिंग। 100% आपको सबसे पहले जानना था, तशखीस बहुत ज़रूरी है। इकबाल ने उम्मत के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स जो मौजूद थी और जो उन्हें लगता था आने वाले दौर में भी, उनकी तशखीस की। उसमें से एक प्रॉब्लम ये थी कि हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, तुम वेट कर रहे हो किसी और के आके तुम्हारी जिंदगी को फिक्स कर बदले। इकबाल तो रोए हैं इस बात के ऊपर बाकायदा कि तुम खुद अपनी तकदीर अपने हाथ पे क्यों नहीं लेते। बिल्कुल क्यों नहीं लेते अपनी तकदीर, डोमिनेटिंग पोजीशन में क्यों नहीं आते हो? ये सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फिरा की अफलाक में है खारो ज़ुबान, उसे क्या पता मेरी तकदीर क्या है। ट्रू। सो प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट किया ज़ायनिस्ट्स। ठीक, उन्होंने भी यही परसेप्शन क्रिएट की। देखें, इसराइल पिछले 2000 सालों से कहीं ना कहीं ग्रीस के अंदर, फिर उसके बाद चाइना के अंदर, खाजारियन एम्पायर के बाद जो उसके रेमिनेंट्स से किसी न किसी शेप और फॉर्म में ये इकट्ठे रहे। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि इसराइल अब से 2000 साल पहले था और उसके 2000 साल बाद अब ये इकट्ठे हो रहे हैं। नो एट ऑल। इन वन शेप और फॉर्म दे हैव ऑलवेज बीन देयर। ट्रू। इस दफा इन्होंने ये रियासत बनानी थी। क्यों मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल का इन्होंने क़याम मार्ज़ वजूद में लेके आए? इस वजह से क्योंकि ये सीट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसा हमने अभी बात की ब्रेजिंस्की की, और वो सारी आपको इन सबसे दुनिया के कीमती ट्रेड रूट्स यहाँ से गुजरते हैं, सबसे खूबसूरत सिविलाइजेशंस यहाँ से जाती हैं, सेंटर दुनिया का मिडल ईस्ट और ये सारा रीजन है। इन्होंने इस रीजन को कंट्रोल करना था। मस्जिद अक्सा के करीब आके ये लोग आबाद हुए। दीज आर ऑल बिजनेसमैन जो आके यहाँ पे आबाद हुए। आबाद होके इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो चेंजिंग रियलिटीज थी ना, उसमें नेशन स्टेट्स इस तरीके से, इस शेप और फॉर्म में मार्ज़े वजूद में आई। पहले ये इकट्ठे रहते थे जगह जगह, सेमी ऑटोनोमस बन के, एक बड़ी रियासत होती थी उसमें रहते थे। उसकी वजह क्या थी कि अपना अलहदा रियासत क्यों नहीं बना सके? क्योंकि आज आप देखें तो मुसलमानों की पॉपुलेशन तकरीबन 2 बिलियन के करीब है, 2.25 बिलियन के करीब जो है क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है। यहूदियों की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। 15 मिलियन टू 20 मिलियन के करीब मैक्सिमम भी कर लें। तो उस जमाने में जब बड़ी बड़ी रियासतें थी, ऑटोमन एम्पायर और ये सारी, तो उस दौर में इनके पास स्पेस ही नहीं थी अपनी अलग रियासत बनाने की, नंबर्स नहीं थे, तो ये सेमी ऑटोनोमस हालत में रहते थे। अब जब नेशन स्टेट्स बनी तो इनके पास वो एक एक्सक्यूज आ गया कि हम एक अलग मुल्क में रह सकते, क्योंकि छोटे छोटे मुल्क भी तो मौजूद है ना। तो इन्होंने वो मुल्क बनाने के लिए, अब उसके कयाम के लिए इनको नैरेटिव चाहिए था। अब यहूदी यूरोप का आरामदेह माहौल, सर्दी और सुकून छोड़ के डेजर्ट में क्यों आएगा? हाँ। उसके लिए दे नीडेड अ नैरेटिव। और नैरेटिव फिल्थी रिच ज्यूस। अब नैरेटिव क्या था? नैरेटिव ये था कि क़यामत आने वाली, आखिर एंड टाइम्स हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड, और हम यहाँ पे बैठ के फ्रॉम रिवर नाइल टू यूफ्रेटिस कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पे आना इस वजह से हमारे लिए जरूरी है। और मसीहा यहाँ पे आएगा। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने ये नैरेटिव भेजा।
जब खजारियन एम्पायर थी तब भी कहते थे मसीहा यहाँ पे आया, जब ग्रीस के अंदर मौजूद थे तब भी कहते थे मसीहा यहाँ पे आएगा, जब चाइना के अंदर सेमी ऑटोनोमस रहते थे तब भी कहते थे मसीहा यहाँ पे। जहां जहां पे इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई है, अपनी कम्युनिटी के साथ ये ओकल्ट प्रैक्टिसेस लेके गए हैं और उसके अंदर ये बात करते हैं कि ये कम्युनिटी जो है ये यहाँ पे मसाया आएगा, क्योंकि ये रैली करता है सेंटिमेंट को इनके साथ। यही सेंटिमेंट इन्होंने नियो कंजर्वेटिव इवेंजलिकल क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट को बेचा कि जो हमेशा से क्रिश्चियंस इनके खिलाफ रहे, और नियो कॉन्स जिनको आमतौर पे हम कहते हैं, वो हमेशा से इनके खिलाफ रहे ना। वो जो शेक्सपियर की किताब के नॉवल के अंदर जो सबसे ज्यादा इवलिश कैरेक्टर होता था, वो ये एनिमोसिटी शो करते हैं ना इनकी, जो कि अपना उधार वापस लेने के लिए वो ज्यू होता था, वो भी ले लेता था, गोश्त भी उतार लेता था। सो इन्होंने वहां पे ये नैरेटिव सेल किया क्रिश्चियंस को। इन्होंने ये कहा कि आप भी मसाया सेकंड कमिंग का वेट कर रहे हैं, हम अपने मसाया का वेट कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज जो हम दोनों कर रहे हैं, दो जगह के ऊपर वेट हो रहा है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि एक के बाद ही दूसरा आएगा। तो लिहाजा हमारे जो भी इख्तलाफ हैं उन्हें अपनी जगह रखते हैं। इन दोनों के आने के लिए जरूरी है कि इसराइल की रियासत बने, और इसराइल की रियासत जो है इन्होंने इस तरह से उसको लेजिटिमाइज किया, ना सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ मिलके, क्योंकि उन्हीं की हेल्प लेके, नियोकॉन्स की हेल्प लेके इन्होंने बनाया। दूसरा, इस तीर से इन्होंने शिकार ये किया कि मुसलमानों को बता दिया कि एक तो जैसा मैंने पहले बताया, तुम्हारी सारी लीडरशिप हमारे कब्जे में है। अल्लाह माफ करे, हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं मुसलमानों के, वो क्या बातें करते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते अगर इसराइल के यहूदी ना चाहें तो। आप मोबाइल पे देख ही वो रहे हैं जो वो चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, उनके पास ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है कि आप प्रैक्टिकली, इज इट इवन पॉसिबल? तो बिल्कुल होपलेस करने वाली बात है। आप सोच भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे तो ऐसी बात नहीं, आप सोच नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे तो। आप जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात सुन सकती है, वो लोग नहीं सुन सकते। लेकिन इन्होंने ज्यादा, ये हमारे लोगों ने नुकसान किया कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना के। अच्छा, यहाँ पे भाई उन्होंने ये क्रिएट करने के लिए ये सारा, और मुसलमानों को उन्होंने कह दिया कि ये एंड टाइम शुरू हो गए। मुसलमानों के क्योंकि उन्हें पता था सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मुसलमानों से आई, उनके दिमागों के अंदर ये नैरेटिव सो कर दिया गया कि तुम लोग खुद से तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मसाया ने आना है, ठीक है। तो मुसलमानों के ज़हन में ऑटोमेटिकली ये बातें आना शुरू की, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लीडरशिप हमारी सारी करप्ट है, उलमा हमारे सारे इसराइल ने खरीद ली हैं, लिहाजा अब इमाम मेहदी आएंगे तो वही ठीक करेंगे। कि जिसके ऊपर इकबाल ने कहा था, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फरदा। सो ये नैरेटिव इन्होंने क्रिएट किया। अगर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह मुझे चीज़ों को ऐसे दिखाएं जैसे कि वो हैं, ठीक। तो अगर आप सी थ्रू करें इस सारे नॉइस और केओस के अंदर से इसराइल की रियासत को, तो इसराइल की रियासत इस वक्त दुनिया की कमजोर तरीन रियासत है, ठीक। एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाई एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर, सबसे ज्यादा मुल्क जो किसी और मुल्क या रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते हैं वो इसराइल है। सबसे ज्यादा मुल्क अगर किसी मुल्क के वजूद को तस्लीम नहीं करते वो इसराइल है। अभी हम बात कर रहे हैं 28 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं जो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो कहती हैं वो रियासत ही नहीं है, जो उसको सॉवरन मानती नहीं। इससे ज्यादा चैलेंज एंटिटी पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम में कोई मौजूद नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम क्योंकि हमारे दिमागों के अंदर ये बिठा दिया गया कि इसराइल तबाह नहीं हो सकता और उसमें किसी किस्म का कियास नहीं है। मुसलमानों के शिया सुन्नी डिवाइड के ऊपर किताबें लिखी हैं, वेस्ट के अंदर लिखी गई हैं, हम पढ़ते हैं, हमें भी बहुत बड़ा डिवाइड है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मुसलमानों का शिया सुन्नी डिवाइड कुछ है ही नहीं जो इसराइल के अंदर मिजारीज, इथोपियन और आशिक नाजी यूज उनके आपस में जितना है। गेटेड कम्युनिटीज के अंदर रहते हैं, एक बच्चा दूसरी कम्युनिटी में नहीं जा सकता, स्कूल इकट्ठे नहीं है। और ये इंडिकेशन होता है जब किसी सोसाइटी में इतना डिवाइड हो तो इसका मतलब है कि वो तबाह होने वाली है, ठीक। पॉलिटिकल केओस 2019 से 2022 तक किसी मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा, हमें भी नहीं बताया जाता। यहाँ पे हमें ये बताते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल है, हमें ये बताया जाता है जी फलां मुस्लिम वर्ल्ड में पॉलिटिकल टर्मोइल है, लेकिन कहीं पे ये नहीं आपको बताया गया कि 19 से 22 तक 5 दफा इलेक्शंस हुए इसराइल में।
Nobody is इतना doing- अनरेस्ट था। इतना अनरेस्ट था, अभी भी सड़कों के ऊपर वो जंग कर रहा है, वो फिर सड़कों के ऊपर और लोग उसी के खिलाफ रैलीज निकल रही है, रैलीज निकल उसी रहे हैं। मुल्क में। हाँ, ये निकलता किसी मुसलमान मुल्क में ऐसे? हाँ, क्या पूरे मीडिया ने आपको बताना था कि ये देखो ये क्या हो गया? हाँ, इसराइल की इकोनॉमी की बैकबोन टेक इंडस्ट्री है। हम्म, 60% टेक इंडस्ट्री यूरोप और अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी है शिफ्ट पिछले हो 3 चुकी है। साल। कोई भी नहीं आपको बताएगा कि इकोनॉमिक टर्मोइल का शिकार है। हाँ, दुनिया की कमजोर तरीन इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि 70-80 साल के बावजूद आज भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अमेरिका के अंदर 90 लाख लोग सड़कों पे निकले हैं कि अब हमने इसराइल का सपोर्ट नहीं करना। नहीं करना। वेयर डज इसराइल स्टैंड? ये तो एक जंग भी खुद से नहीं इन्होंने आज तक लड़ी। कहाँ लड़ी है मुझे बता दें। प्रॉक्सीज हैं। हाँ, और अमेरिका आता है वही ना। अभी इन्होंने जो सुप्रीम लीडर को शहीद किया, हाँ। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं कि CIA जो है वो उसने इन्फॉर्म किया था, इन्फॉर्म किया, लेकिन एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है, गेम प्ले उसका था। हाँ, सारा गेम प्ले उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन्होंने क्रिएट किया। अपनी स्पाई एजेंसी मुसाद के बारे में अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, मुसाद दुनिया की टॉप एजेंसी कैसे है भाई? CIA है। हाँ, क्योंकि शोर मचाया हुआ CIA इस का देश बच्चा भी नहीं है मुसाद, हाँ, लिटरली बच्चा भी नहीं है। जहां जहां ऑपरेट कर रहे हैं CIA के कवर पे CIA कर रहे कर हैं। रहे हैं। छोटी सी एजेंसी, छोटा सा बजट, सिर्फ करते क्या है कि दे हैव द कैपेसिटी कि ईरान के अंदर पेनिट्रेट किए हुए, मुसलमान दुनिया में पेनिट्रेट किए, मारते हैं और भाग जाते हैं। क्या रजीम चेंज करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्या मुल्कों की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? नहीं करते। लेकिन हमें बता दिया गया है मुसाद, किताबें मेरे घर में किताब पड़ी हुई है, द बेस्ट एजेंसी मुसाद। ठीक है, ये इनके राइटर्स ने, अमेरिकन राइटर्स से लिखवा, हाँ, पैसे दे के किताबें लिखवाते हैं, ऑरा क्रिएट किया हुआ है ऐसा। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसराइल के अंदर जो पिछले 3 साल में 5% इसराइल छोड़ के जा चुके हैं परमानेंटली। आप बताएं किसी मुल्क में अगर 5% लोग छोड़ के चले जाएं, उस मुल्क के पीछे क्या बचता है उसके पास? जस्ट इमेजिन 5% जो इसराइलीज हैं परमानेंटली उन्होंने अपना पासपोर्ट अबैंडन किया है। कितने और लोग छोड़ के गए उसका काउंट ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है अभी। है उसका जिक्र ही नहीं। 80 साल पहले की नापाक रियासत मार्ज़े वजूद में आई, इन्होंने कहा हम इसराइल बनाएंगे। 80 साल हो गए हैं, लाहौर पाकिस्तान के 2 शहरों से ज्यादा बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है। आप मुझे बताएं ये ताकतवर मुल्क की निशानी है कि कमजोर मुल्क की? आप मुझे खुद बताएं। बिल्कुल सही। ठीक। सो अब इन्होंने, इनका वजूद जो जब से इन्होंने गाजा के अंदर जो सारा मामला चल रहा है उसके बाद से पूरी दुनिया से इनको जो सपोर्ट थी वो खत्म हो गई। इनके ऑल वेदर एलाइज यूरोप आज देखें कहाँ पे खड़े हैं। इटली ने इनसे अपने डिफेंस टाइज जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अमेरिका में इनकी सपोर्ट के खिलाफ पॉपुलर सेंटिमेंट, पहली दफ़ा तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेंटिमेंट एंटी इसराइली है। दुनिया में सबसे हेटेड इंडिविजुअल नेतन्याहू है, दुनिया में सबसे हेटेड कंट्री इसराइल है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो की रियासत या जो लोग इनको सपोर्ट करते चले जा रहे थे, करते आ रहे थे, वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये रियासत कायम नहीं रहेगी एंड नाउ इसराइल हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक बर्डन। ठीक, इस वजह से नेतन्याहू का इक़्तिदार भी खतरे में है, इस वजह से इसराइल की रियासत भी खतरे में है। इसी वजह से पिछले 800 दिनों में चौथी दफा इन्होंने ईरान पे हमला किया कि अंदर वाली जो चीज है ना उससे टेंशन हटाई जा सके। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे इस सारी इक्वेशन के अंदर इसराइल का वजूद खतरे में नजर आ रहा है। इस वजह से वो स्पॉइल करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या इसराइल में कैपेसिटी है इसके आउटकम को डिटरमिन करने की, जो आपने क्वेश्चन किया था? नहीं, वो डिटर्मिनिस्टिक एटीट्यूड इसराइल का अब नहीं रहा। हाँ, शेप कर सकता है हालात को, इसकी हैसियत एक स्पॉइलर की है। आमतौर पे स्पॉयलर्स नॉन स्टेट एक्टर्स को कहा जाता है, लेकिन ये तो इसराइल हो चाहे इंडिया हो, ये इतना बड़ा पीस की डिमांड है ना, क्योंकि ये खुद भी नैरेटिव से ही सब कुछ निकालते हैं ना। इसराइल और इंडिया दोनों नैरेटिव पे ही चलते हैं। पीस का नैरेटिव इतना बड़ा है कि उसको स्पॉइल करने के नैरेटिव की हैसियत और औकात और उस नैरेटिव के साथ जो एसोसिएटेड उसकी हैसियत चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स, ये अमेरिकन थिंक टैंक कहते हैं, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो हुआ था जिसमें ये सारी जो जंग को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जो हालात थे सारे, उसके अंदर सेंट्रल स्टेज के ऊपर इसराइल का कयाम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आज कहते हैं 80 साल के बाद उसी पैमाने के बड़े टॉक्स हो रहे हैं।
और 80 साल के बाद आप इसराइल जो है वो पेरिफेरीज में भी कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। और मुसलमानों की ये तारीख रही है। अब 1400 साल में तकरीबन 1200 साल मुसलमान किसी न किसी शेप और फॉर्म में इकट्ठे रहे। एक दफा पहले मुसलमानों के अंदर बहुत डिवाइड आया था और हमारी सेंट्रलिटी नहीं थी शेप, किसी भी शेप और फॉर्म में, वो भी 90 साल से 100 साल का पीरियड था। और अब भी लगभग It's almost over. It's almost time गुजर गया। It's almost over. So yes, it's a spoiler जो सारी मैंने आपको बताई है। क्यों उसकी, just to make you understand, उसके लिए स्पॉइल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसका वजूद इस बात पे टिका हुआ है। ठीक है, अगर ये स्पॉइल नहीं होता और एक सस्टेनेबल पीस आ जाता, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में आपको बड़ी एग्जांपल्स मिलती हैं कि मुसलमान जब दुश्मन से लड़ने का उन्होंने प्लान किया, जब उन्होंने ये देखा कि अंदर से टूटने वाला है, तो मुसलमानों ने प्रेफर किया कि हम पॉज पे जाएंगे, खुद टूट जाए और फिर हम, जब दुश्मन खुद गलती कर रहा हो तो फिर उसको नहीं छेड़ते। ये वही फेज है हमारा इस वक्त। अगर एक स्ट्रेटेजिक पॉज और रिस्ट्रेंट हमें मिल जाए विद इन डेज, विद इन मंथ्स, बहुत कम अरसे के अंदर, आप देखेंगे कि के अंदर जो है अंदर से ये फटेगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट बात है कि ये जंग वाली, ईरान वाली बता दूं, नरेंद्र मोदी ने विजिट किया इसराइल को। जिस दिन उसका विजिट था उस दिन फाइनल पेशी थी नेतन्याहू की इसराइल की अदालत में। नेतन्याहू ने लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, लिहाजा मैं अदालत नहीं आऊंगा। अदालत ने कहा 2 दिन बाद ये तारीख आपको देंगे, आप दोबारा आए। 2 दिन बाद उसने ईरान पे हमला किया। ठीक है, सो दिस इज हाउ सीरियस थिंग्स आर इन इसराइल। सो इस वजह से उनको अपनी, ना सिर्फ नेतन्याहू को अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आ रहा है, उनको अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। And what about India? इंडिया ने अपने आप को, India is also a spoiler. इंडिया इज ऑल्सो अ स्पॉइलर, लेकिन उस स्पॉइलर की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह का फजल और करम और एहसान और शुक्र ऐसा है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा नहीं। देखें, आप कंपेयर करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान को, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अपनी मिलत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जितना मर्जी चीखते रहें, चिल्लाते रहें, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनके आप बाकी मुस्लिम दुनिया से टाइस को ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं इंडियन चैनल्स पे जाता हूँ ना तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, नाम के साथ अलर भी लगता है। ठीक, सो ये हमारे दीन का हुस्न है। हमारे बड़े अरब से आए यहाँ पे, मैं इस पंजाब के अंदर 700 साल पहले आए थे। ठीक है, आप हमारे इस इलाके को अरब से कैसे अलहदा करोगे और अरब को इस इलाके से कैसे अलहदा करोगे? सो ये हुस्न है, सिविलाइजेशनल एथोस इसको कहते हैं, सिविलाइजेशनल डेप्थ कहते हैं। क्या वहां पे आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो उनका जितना भी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है वो पाकिस्तान ओरिएंटेड है। यानी उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के साथ इस तरीके से एसोसिएट किया है कि पाकिस्तान का सक्सेस उनका डिक्लाइन है, पाकिस्तान का डिक्लाइन उनका सक्सेस। पिछला कुछ अर्सा तो इस फॉरेन पॉलिसी ने इनको बहुत फायदा दिया, सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान के पास और जिम्मेदारी, बहुत सी ऑप्शंस हैं। हाँ, ऑप्शंस पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, पाकिस्तान के हम जो मर्जी कर, मिसाल के तौर पे आप जो मर्जी कर लें, क्या आप अपने आप को सऊदीया से, सऊदी अरब से, हिजाज से, वहां से अलहदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या अपने आप को मिडल ईस्ट से अलहदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या अपने आप को ईरान से अलहदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तुर्की से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, ये यूनिक मुल्क है। ये बाबा इशफाक कहते हैं ना कि मुआजिज़े से बना था, मुआजिज़े से कायम है, साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह। बिल्कुल ऐसे। ये 47 में पाकिस्तान बना, हम टर्की के बाजारों में, इस्तांबुल में फिरते थे ना, तो वो अगर झंडा हमने लगाया हो पाकिस्तान का तो वो कहवा वगैरह या वो चाय देते थे तो पैसे नहीं लेते थे। तो पूछते क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कहते हैं आपने वर्ल्ड वॉर 1 में हमें सपोर्ट, यानी पाकिस्तान 47 में बना, उसका झंडा 47 में बना है। ठीक है, लेकिन उस झंडे की वजह से वो वर्ल्ड वॉर 1 का जो है, बिल्कुल मैं अक्सर कोट करता हूँ, 47 में पाकिस्तान बना, 46 के अंदर मुस्लिम लीग का एक वफ्द गया UN, और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट करना था। कांग्रेस पहले पहुंच गई, उन्होंने कहा टेक्निकली पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री येट, सो मुस्लिम लीग को तो आप अलाउ ही नहीं कर सकते, आप कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया। तो एक सऊदी शहजादे थे वहाँ पे, ही केम टू नो कि ये हो रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने UN के नुमाइंदों को अपने कमरे में बुलाया होटल के, और मुस्लिम लीग के लोगों को बुलाया। उनका आपने जो रिप्रेजेंट करना है, जो प्रेजेंट करना है यहाँ पे करें, उधर ना करें, यहाँ पे करें। सो
at a later stage he became the king of Saudi Arabia and the world knows him as the great King Faisal. ठीक, so ये हमारा अल्लाह का फजल से पाकिस्तान के साथ इंडिया का कोई कंपैरिजन है नहीं। कोई लीग अलग है, वो करगस का जहां और है, शाही का जहां और है, शाही का जहां और है। सो पाकिस्तान की जो नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड, हमारी जिम्मेदारी है, बड़ा भाई है ना, जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है कि आखिरी दौर के अंदर मफहूम है जिसका कि जब अरबों में फितने होंगे तो अल्लाह एक ऐसी गैर अरब फौज को उठाएगा जिसके शासवार अरबों से बेहतर होंगे, जिसके हथियार अरबों से बेहतर, और वो अरबों की मदद को आएगी। तो हमारी तो पाकिस्तान जो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लगाई गई जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी की वजह से हम सेंटर स्टेज पे आ रहे हैं, उस जिम्मेदारी की वजह से पाकिस्तान की उड़ान और है, उस जिम्मेदारी की वजह से पाकिस्तान की फ्लाइट और है, उस जिम्मेदारी की वजह से पाकिस्तान का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और है, उस जिम्मेदारी की वजह से पाकिस्तान की डेप्थ और है, उस जिम्मेदारी की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन और वो नेचुरल है, वो इंडिया उसके साथ compete नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस वजह से आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे पाकिस्तान अल्लाह के फजल से हमारे लिए, हमारा एक्चुअली जो फोरग्राउंड है ना, वो मिडिल ईस्ट एंड लार्जर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन और यूरेशियन थिएटर है। अरे अल्लाह, ठीक है, और प्रैक्टिकली जियोग्राफिकली इंडिया हमारी बैक पे चला जाता, तो वो पीछे की तरफ। और भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, लेकिन जितना मजा आया इन बातों का, मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना वो ओकेजनली ये सेशंस ना, ये मसले खत्म होने ना हमारी बातें नहीं अब तो इंशाल्लाह रेगुलर होगा, हम आप इंटरेक्ट करते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन इस तरह से आप लोगों को देते रहेंगे। और भाई की सबसे अच्छी बात ये है कि वो सनसेट नहीं पिला रहे, पहले गेस्ट है, मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है आपके साथ कि यार कोई टेंशन नहीं देती है ना यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।